नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेक्शन 2 जो कि डेफिनेशंस बताता है किसमें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, जो कि हम जानेंगे सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में आज हम ओनली 10 डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। जो आगे की फर्दर डेफिनेशंस होगी वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के हम 3 पार्ट बनाएंगे। पहले पार्ट में हम 10 डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में भी हम अगली 10 डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, और जो तीसरा पार्ट होगा, तीसरे पार्ट में हम जो बाकी की बची डेफिनेशंस रह गई होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर सबसेक्शन 2, जो सेक्शन 2 में ही सबसेक्शन 2 है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, और इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। इस वीडियो को पूरी देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि इसमें कहा क्या गया है। इस वीडियो में आप तभी समझोगे डेफिनेशंस को पूरी कंप्लीटली। ठीक है, इसमें मैं आपको कंप्लीटली इसमें आपको प्रोवाइड करूंगा जो भी डेफिनेशंस है जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दी गई है, और जो इसमें डेफिनेशन दी गई है, ये जो वर्ड मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशंस के, ये सभी वर्ड इस पूरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये वर्ड यूज हुए मिलेंगे। ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डेफिनेशन में जान चुके होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 है, क्लोज ए है। ठीक है, क्लोज ए में क्या बताया गया है? क्लोज ए में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब बताया। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब यहां पर यही है कि जैसे कि कम्युनिकेशन डिवाइसेज होते हैं, किस पर्पज के लिए? पर्पज इज फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है। प्रोसेसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। सर्च एंड सीजर और एविडेंस, यहां पर सर्च किया जाता है, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें हम जानेंगे, जिसमें एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू यहां पर कलेक्ट किए जाएंगे जो एविडेंस है। या फिर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जिसमें ट्रांसमिशन होगा किसका? इलेक्ट्रॉनिक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, या फिर किसी और अदर पर्पस के लिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पर प्रोवाइड किया है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है बाय रूल्स के थ्रू वहां पर इन्होंने अपने प्रोवाइड किए होंगे जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स वहां पर समझा जाएगा जो कि। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, जहां पर जैसे आप कोर्ट में देखते हो वीसी पर पेश किया जाता है किसको? अक्यूज्ड को। वीसी पर कैसे? जैसे वीसी पर वो कहां से बात करेगा, कहां से अपेयर होगा? वो जेल से। ठीक है, क्योंकि जेल में ही होगा ना, जुडिशियल कस्टडी में, तो वो जेल से ही वहां से अपेयर होकर ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो उसको हम वीसी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी इसमें समझाया हुआ है। या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन, जहां पर आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफाई किया जाता है कौन पर्सन था कौन नहीं पर्सन था, वो हम ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, जहां पर आइडेंटिफाई किया जाता है कौन पर्सन था कौन नहीं था, या फिर किसी और अदर पर्पस के लिए। या फिर सर्च एंड सीज करने के लिए। ठीक है, किसी चीज को सर्च करना फॉर दी एविडेंस कलेक्शन के लिए। ठीक है, जहां पर एविडेंस को कलेक्ट किया जाए, जहां पर इलेक्ट्रॉनिकल जो कम्युनिकेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, उनको ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो ये सभी यहां पर जो वर्ड यूज किए गए हैं, जो मैंने आपको क्लोज ए में बताया है सबसेक्शन 1 में ही, सेक्शन 2 के, तो इसमें ये जो सभी वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनको मैं अगर डीपली जाकर पढ़ाऊंगा तो आपको ये काफी लंबी वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं इसको आपको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर ऑडियो वीडियो से ही आपको समझ में आ रहा है। ऑडियो जहां पर हम सुन सकते हैं, सुनकर हम पहचान सकते हैं, वीडियो जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, देखकर हम वहां पर समझ सकते हैं कि है क्या चीज। ठीक है, और जहां पर सुनकर कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे ऑडियो। जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली हम उनको बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहां पर यही है जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली वहां पर उनको यूज किया जा रहा हो। ठीक है, वहां पर जो डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस के थ्रू वहां पर यूज किया जाएगा, जो डिवाइस होगा इलेक्ट्रॉनिकली। अब हम आगे जानते हैं आगे क्या कह रहा है। जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 का क्लोज बी है, जो क्लोज बी में यहां पर बेल की डेफिनेशन दी गई है। बेल की डेफिनेशन यहां पर दी गई है। क्या दी गई है? बेल का मतलब आप समझ ही रहे हो, किसी पर्सन को रिलीज करना। कहां से? किसी कस्टडी से, लोक कस्टडी से। लोक कस्टडी से आप समझ रहे होंगे, कोई जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है, पुलिस कस्टडी भी हो सकती है। ठीक है, वहां से उसको रिलीज करना बेल पर, जमानत पर, मतलब हिंदी में उसको जमानत बोलते हैं हम। और जब उसको रिलीज किया जाता है कस्टडी से, तो जो कोर्ट का जो ऑफिसर होता है या फिर कोई अदर ऑफिसर होता है, उसके ऊपर वहां पर इंपोज की जाती है कंडीशन। ठीक है, और फिर उसको कंडीशन के साथ में उसको बोला जाता है कि आप एग्जीक्यूट करें अपना बॉन्ड। आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जहां पर आप अपनी श्योरिटी देंगे। आपकी श्योरिटी कौन ले रहा है? ठीक है, तो यहां पर उस पर्सन को तभी रिलीज किया जाता है बेल पर। आपने देखा होगा कि किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, अरेस्ट करने के बाद उसके पास ये राइट होता है कि बेल लेने का। ठीक है, जब भी उसको कोर्ट को लगता है उसको बेल देनी है। ठीक है, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो।
इससे अगला हमारा डेफिनेशन यही है बेलेबल। बेलेबल पर बेलेबल कौन से होंगे, जो ये डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं, इस डेफिनेशन में सिंपली यहां पर यह बताया गया है बेल की डेफिनेशन में। बेल की डेफिनेशन में यहां पर बेल के बारे में बताया है, तो हम बेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेल में सिंपली ये बताया गया किसी पर्सन को रिलीज करना है किसी कस्टडी से जो कि लॉफुली है, जैसे कि पुलिस कस्टडी हो गई, जुडिशियल कस्टडी हो गया, उस पर्सन से उसको रिलीज करना बेल पर, और वो साथ में उसके ऊपर जो कोर्ट है या फिर कोई अदर ऑफिसर है तो वहां पर उसके ऊपर इंपोज करती है क्या कंडीशन, कि आप ये आपके ऊपर ये कंडीशन लगाई जाती है, आप इस कंडीशन को फॉलो करके जब भी बाहर जाओगे उनको फॉलो करनी पड़ेगी आपको कंडीशंस को, और कोर्ट उसको बोलती है एग्जीक्यूट करे अपने बॉन्ड। ठीक है, जब तक आप एग्जीक्यूट बॉन्ड नहीं करोगे तब तक आपको बेल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तभी बेल मिलती है जब कोई उसकी श्योरिटी लेता है। तो इस जो बेल है, जो वो बेल बॉन्ड इशू करता है या फिर बॉन्ड इशू करता है, जब भी कोर्ट बोलती है आपको बॉन्ड देने हैं, पर्सनल बॉन्ड देने हैं या फिर बेल बॉन्ड देने हैं, तो इसकी डेफिनेशन भी आगे दी गई है। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी जो कि सेक्शन 2 में है, कौन सा है, बेलेबल ऑफेंस पर। बेलेबल ऑफेंस की यहां पर डेफिनेशन दी गई है। बेलेबल ऑफेंस की क्या डेफिनेशन है, बेलेबल ऑफेंस होते कौन से हैं, जहां पर इजीली बेल हमें मिल सकती है, जहां पर कोर्ट को लगता है या फिर पुलिस स्टेशन में अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, इसको बेल दे देनी चाहिए। ठीक है, उसको वहां पर साथ के साथ बेल मिल जाती है जब भी कोई ऑफेंस उसने कमिट किया है। तो ये जो बेलेबल ऑफेंस है ये हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहां पर मेंशन है बेलेबल, ये जो भी ऑफेंस किया जाता है किसी पर्सन के थ्रू, हम कैसे पहचानेंगे कि ये बेलेबल है नॉन बेलेबल है, तो हम इसको पहचानेंगे हमारी भारतीय नागरिक संहिता में फर्स्ट शेड्यूल है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में फर्स्ट शेड्यूल है, लास्ट में आप जाकर देखोगे तो सबसे लास्ट में फर्स्ट शेड्यूल दिया हुआ है। फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है कि ये बेलेबल ऑफेंस है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। उसमें यह भी दिया हुआ है कि ये कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है या फिर कंपाउंडेबल है नॉन कंपाउंडेबल है। ये सब कुछ फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मर्डर है, मर्डर कॉग्निजेबल है नॉन या फिर नॉन कॉग्निजेबल है, वहां पर हम ये पता कर सकते हैं, या फिर ये बेलेबल है नॉन बेलेबल है। आपको पता ही है मर्डर क्या चीज है, ये एक नॉन बेलेबल है, वहां पर जल्दी से बेल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये नॉन बेलेबल है। ठीक है, तो ये बेलेबल में सिंपली यही बताया गया है कि बेलेबल की डेफिनेशन क्या रहेगी। बेलेबल जहां पर जिस पर्सन का ये राइट होता है कि वो साथ के साथ बेल ले सकता है जब भी उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन वो बेलेबल होना चाहिए तभी उसको साथ के साथ बेल मिलेगी। तो ये इसका क्लोज सी सिंपली है, यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा है डेफिनेशन में। जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 में क्लोज डी है, क्लोज डी में बेल बॉन्ड की डेफिनेशन की बात की गई है। बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड से आप समझ रहे होंगे, जब कोई कोर्ट किसी पर्सन को बोलती है आपको तभी बेल मिलेगी जब आप बेल बॉन्ड इशू कर दोगे, एग्जीक्यूट कर दोगे अपने बेल बॉन्ड, तभी आपको वहां पर छोड़ा जाएगा। बेल बॉन्ड में क्या होता है, उसको एक श्योरिटी देनी होती है विद अंडरटेकिंग। वहां पर एक श्योरिटी होता है जहां पर वो अंडरटेक करता है कि हाँ इस पर्सन को मैं जानता हूं, आप इसको रिलीज कर दीजिए। वो अपनी श्योरिटी लेता है, मतलब कि वो अपनी लायबिलिटी पर उस पर्सन को रिलीज करवा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कोर्ट में किसी पर्सन की बेल करवाई जा रही होगी तो जब कोर्ट उससे क्या मांगती है, बेल बॉन्ड मांगती है, और जब वो पर्सन क्या करता है, वो अपने श्योरिटी मतलब कि अपने जान पहचान के किसी रिश्तेदार को या फिर जो भी उसका दोस्त है या फिर उसके पड़ोस में कोई रहता है, तो उस पर्सन से क्या बोलता है कि आप मेरी जमानत दे दीजिए। ठीक है, तो वो अगर वो जब भी कोर्ट में जाएगा जमानत देने तो वहां पर वो अपनी जिम्मेदारी पर वहां पर जमानत दे रहा है। मान लीजिए अगर वो पर्सन जो अक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, जिसकी जमानत दी गई थी, वो अगर कोर्ट में नहीं अपीयर होगा और जो श्योरिटी था, जो श्योरिटी उसने लगाया था अपनी जिम्मेदारी पर, तो वो श्योरिटी वहां पर लायबल होगा। ठीक है, श्योरिटी क्यों लायबल होगा कि उसने अपनी लायबिलिटी ली थी कि इस पर्सन को मेरी जिम्मेदारी हुई अगर ये पर्सन भाग जाएगा तो कहीं पे। ठीक है, तो वहां पर इसलिए यहां पर बेल बॉन्ड इशू किया जाता है विद श्योरिटी। ठीक है, बेल बॉन्ड में विद श्योरिटी होता है जहां पर वो अंडरटेकिंग लेता है अपनी, मतलब कि वहां पर अंडरटेक करता है कि हाँ मैं इस पर्सन को जानता हूं और उसकी लायबिलिटी मैं लेता हूं अगर ये कहीं पर चले जाएगा तो। ठीक है, तो वहां पर वो बेल बॉन्ड अपने जो भी बेल बॉन्ड में क्या क्या वो अपने डॉक्यूमेंट्स देगा, अपनी आइडेंटिटी देगा। ठीक है, और एक सिक्योरिटी के तौर पर जैसे आरसी की कॉपी ले लेते हैं, जो हमारी आरसी होती है बाइक की, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री होती है उसकी कॉपी डिपॉजिट करानी होती है वहां पर, तो उसी को डिपॉजिट कराने के बाद कोर्ट वहां पर देखते कि यहाँ से सिक्योरिटी जो भी मांगी गई थी, या फिर जैसे कोर्ट अपना सिक्योरिटी के लिए जमा करने के लिए बोलती है 1 लाख की सिक्योरिटी आपको जमा करानी पड़ेगी, 50,000 की डिपॉजिट करानी पड़ेगी आपको सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के तौर पर वो क्या करता है, अपने जो उसकी प्रॉपर्टी होती है उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को वहां पर क्या करा देता है, मतलब कि डिपॉजिट करा देता है उसकी कॉपी को। तो उसकी कॉपी को अगर मान लीजिए अगर वो पर्सन नहीं आएगा, जो श्योरिटी है, श्योरिटी भी नहीं आता है, ठीक है, जब भी उसको सम्मन किए गए हो या फिर वारंट इशू किए गए हो, अगर वो फिर भी नहीं आता है
तो उस केस में उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी रखा जाता है कि आपको 50,000 की सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी होगी, 1,000 की सिक्योरिटी की आपको लायबिलिटी लेनी होगी, यहाँ पर लायबिलिटी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी अगर फिर भी नहीं आता है तो उसकी प्रॉपर्टी को वहां पर जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पर सिक्योरिटी साथ में रखी जाती है सिक्योरिटी के साथ में। तो ये बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कराने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जब जो भी कोर्ट में प्रैक्टिकली चलता है। ठीक है, आप कोर्ट में जब भी जाकर देखोगे आपको यही मिलेगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 में क्लोज ई है, बॉन्ड की डेफिनेशन दी गई है। बॉन्ड का मतलब यहां पर बताया गया है। अभी मैंने थोड़ा पहले आपको बताया था बेल बॉन्ड। ठीक है, यहां पर ई क्लोज में बॉन्ड की बात की गई है। बॉन्ड का मतलब यहां पर वो एक पर्सनल बॉन्ड देगा अपना, जहां पर विदाउट श्योरिटी, वहां पर कोई श्योरिटी नहीं ली जा रही है, वहां पर वो पर्सनल बॉन्ड दे रहा है, अपना ही बॉन्ड। ठीक है, तब जाकर वहां पर कोर्ट उसको पर्सनल बॉन्ड पर उसको रिलीज करती है। वो अपने साइन करके, जब भी कोर्ट उससे बोलेगी आप यहां पर साइन करके आप जा सकते हैं। ठीक है, तो उससे श्योरिटी नहीं ली जा रही है, वहां पर विदाउट श्योरिटी वहां पर उसको क्या किया जा रहा है, उसको वहां पर रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, उसको बेल दी जा रही है वहां पर एक किस्म से विदाउट श्योरिटी। अगर कोर्ट बोलती है, कोर्ट के पास ये पावर है, उसको बॉन्ड भी ले सकती है या फिर उसे बेल बॉन्ड के लिए भी एग्जीक्यूट कराने के लिए बोल सकती है। तो बॉन्ड में सिंपली यहां पर विदाउट श्योरिटी की बात की गई है, यहां पर श्योरिटी नहीं ली जाएगी उससे, वहां पर उससे क्या लिया जाएगा, वहां से उससे पर्सनल बॉन्ड लिया जाएगा। पर्सनल बॉन्ड जिसमें वो अंडरटेकिंग करेगा, अपनी अंडरटेकिंग लेगा, उसमें अपनी मतलब कि बताएगा कि हाँ मैं अपियर होऊंगा, जब भी कोई केस होगा, जब भी कोई तारीख होगी तो उस तारीख को मैं पेश हो जाऊंगा। तो वहां पर अंडरटेकिंग लेता है, साथ में वहां पर एफिडेविट भी अटैच होता है। ठीक है, मैं आपको कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। कोर्ट में जो रियलिटी में चलता है, ठीक है, जो मैं भी कोर्ट में जाकर देखता हूं, कोर्ट में यही होता है। ठीक है, जो मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशंस के बेस में नहीं बता रहा है, आप डेफिनेशंस मेरी प्रैक्टिकल लैंग्वेज से ही आप समझ रहे होंगे। जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको इस डेफिनेशन में भी दिख रहा होगा, जो मैंने आपको दी हुई है, इस डेफिनेशन में आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आप ई क्लोज को भी समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सेक्शन 2 का सबसेक्शन 1 में क्लोज एफ है, क्लोज एफ में चार्ज की डेफिनेशन दी गई है, लेकिन चार्ज यहां पर डिफाइन नहीं किया गया है। यहां पर सिर्फ बताया गया है चार्ज में चार्ज किस तरह से होगा, मतलब कि वहां पर सिंगल, जैसे चार्ज 1 लगता है, ठीक है, या फिर 2 लगते हैं, तो उसको कैसे चलाया जाएगा। चार्ज सुनकर आपको समझ में आ रहा होगा चार्ज होता क्या है। जब भी मान लीजिए, मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूं, जैसे कि अगर पुलिस ऑफिसर के पास कोई कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट होने के बाद पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, वहां पर एफआईआर रजिस्टर करते हैं, एफआईआर रजिस्टर करने के बाद वहां पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी पुलिस रिपोर्ट होती है, जिसको हम चालान भी बोल सकते हैं, कई कई स्टेट में चालान उसको बोलते हैं, कोर्ट चालान पेश करती है, और फिर जिस दिन चालान पेश किया जाता है कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट चार्ज फ्रेम करती है। ये इसी चार्ज की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में आपको दिख रहा होगा, इस डेफिनेशन में आपको क्या दिख रहा है, एनी हेड ऑफ चार्ज क्या दिया गया, कंटेन्स मोर हेड्स देन वन, मोर हेड्स देन वन, यहां पर ये डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें यही बताया गया है कि, या फिर उसके मान लीजिए कोई कंप्लेंट आई थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो उस केस में उन्होंने जो पुलिस रिपोर्ट थी, पुलिस रिपोर्ट उन्होंने जमा कर दी, अपनी जो भी चालान था, चालान कोर्ट में जमा कर दिया। तो कोर्ट उसमें देखते हैं उसके ऊपर काफी सारे सेक्शन लगाए गए हैं, उसके ऊपर मर्डर का भी केस लगाया गया है, उसके ऊपर हथियार जो आर्म्स एक्ट है, आर्म्स एक्ट भी लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि उसके पास अनलाइसेंस गन थी। ठीक है, तो इस केस में उसके ऊपर मोर हेड्स हो गए, वहां पर मतलब कि एक से ज्यादा वहां पर दिख रहा है, उसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं, तो उसको एक ही में इंक्लूड करके उसके ऊपर चार्ज फ्रेम किए जाते हैं कोर्ट के थ्रू। तो कोर्ट वहां पर क्या करेगी, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम करके उसको बोल देगी हाँ ठीक है, उसके ऊपर चार्ज ये फ्रेम होने चाहिए थी। लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट को देखते हैं पहले कि पुलिस रिपोर्ट में जो दिया गया है, पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन दी है वहां पर करके, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इसके ऊपर ये चार्ज बनता है, इसके ऊपर ये सेक्शन लगना चाहिए, तो उस केस में उसके ऊपर ये वो सेक्शन लगेगा। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे, चार्ज का मतलब मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, या तो उसके ऊपर एक चार्ज लगाया गया हो, या फिर उसके ऊपर एक से ज्यादा चार्ज लगाए गए हो, तो उस केस में उसको एक ही केस में ट्रायल चलेगा। ठीक है, एक ही केस चलेगा, वहां पर उसको एक में इंक्लूड कर देंगे, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम कर देंगे। चार्ज फ्रेम करने के बाद उसका ट्रायल चलेगा, जो आगे की जो प्रोसीडिंग्स होती है, जैसे कि गवाही पे चलेगा, आर्ग्यूमेंट्स होती है, उसमें दोनों पार्टी को सुना जाता है। ठीक है, उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर आता है। तो इसमें सिंपली यही बताया गया, स्टार्टिंग में चार्ज फ्रेम करती है कोर्ट, जब भी चालान पेश किया जाता है बाय द पुलिस ऑफिसर, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, उसके चालान पेश होने के बाद। क्लोज एफ में चार्ज के बारे में सिंपली यही बताया गया है यहाँ पर।
अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 है हमारे, सेक्शन 2 में सबसेक्शन 1 है जो क्लोज जी है। क्लोज जी में यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात की गई है। देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया होगा, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल होते क्या है। कॉग्निजेबल में आपको फिर से बता देता हूं क्या होता है। कॉग्निजेबल होता है एक हीनियस क्राइम, जहां पर सीरियस नेचर का कोई क्राइम किया जाता है किसी पर्सन के थ्रू, और जहां पर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर आ जाती है कि उसको पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करना है। वहां पर पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर आ जाती है। अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई पर्सन कर देता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं, जैसे कि मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, या फिर कोई अनलॉफुल असेंबली है वो वहां पर रेड कर रही है, कोई दंगे कर रही है, उनके केस में जो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर आ जाती है कि उनको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। कोर्ट वहां जो पुलिस ऑफिसर है वो वहां पर कोई परमिशन नहीं लेगा कोर्ट से कि उनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि उसके पास ये अपनी पावर होती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कि वो उन पर्सन को अरेस्ट करे जल्दी से जल्दी, जो जहां पर सीरियस नेचर के जो क्राइम होते हैं, जहां पर कोई हीनियस कोई क्राइम कर रहा है, तो उन केसेस में पुलिस ऑफिसर के पास वहां पर पावर आ जाती है कि उन पर्सन्स को अरेस्ट करना है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस ये होता है यहाँ पर। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, जिसमें आपको सिंपली समझ में भी आ गया होगा। और नॉन कॉग्निजेबल यहाँ पर आप समझ गए होंगे, जहां पर सीरियस नेचर के नहीं होते। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस, वहां पर उसको वारंट के लिए परमिशन लेनी होगी, मतलब कि उसको अरेस्ट वारंट मतलब कि कोर्ट से परमिशन उसको लेनी पड़ेगी कि उस पर्सन को अरेस्ट करना है। जब तक कि कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर देती तब तक पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट नहीं करेगी। तो कोर्ट से वारंट होने के बाद ही वो क्या करेगा, उसको अरेस्ट करेगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन बता रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, आगे का जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है, जो सेक्शन 2 के क्लोज एच में कंप्लेंट की डेफिनेशन दी गई है। कंप्लेंट रिटर्न में भी आप दे सकते हैं या फिर ओरली भी आप जाकर दे सकते हैं। किसको? मजिस्ट्रेट को। अगर मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं आप कंप्लेंट तो उसको कंप्लेंट माना जाएगा। या तो आप ओरली दे रहे हो, बोल कर दे रहे हो, या फिर उसको रिटर्न में दे रहे हो, ठीक है, तो इन दोनों को यहां पर कंप्लेंट माना जाएगा। इस संहिता के अंदर अगर कोई भी एक्शन लिया जाना है तो कंप्लेंट के तौर पर तो वो मजिस्ट्रेट को देंगे। और जो वो कंप्लेंट होगी वो कंप्लेंट अननोन पर्सन के खिलाफ भी हो सकती है और नॉन पर्सन के खिलाफ भी हो सकती है। मतलब कि आपने देखा होगा कि कोई पर्सन आपको पीछे से मार के चले गया, आपको तो पता नहीं किसने मारा है मेरे को, तो वहां पर अननोन के नाम से होगी ना, आपको तो पता नहीं था कि वो पर्सन, उस पर्सन का नाम क्या था। तो इस केस में उस पर्सन के खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी। अननोन के नाम होगी लेकिन होएगी जरूर, चाहे उसको नाम भी ना पता हो, तब वहां पर अननोन के नाम से कंप्लेंट दर्ज हो जाएगी। ये नहीं कि आपको नाम पता नहीं था आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी, नहीं, आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी। तो दोनों केसेस में आपकी कंप्लेंट दर्ज की जाएगी। आप करा सकते हैं वहां पर कंप्लेंट, या फिर रिटर्न में करा सकते हैं या फिर बोलकर आप करा सकते हैं, ओरली करा सकते हैं। लेकिन यहां पर पुलिस रिपोर्ट को क्या नहीं माना गया? कंप्लेंट नहीं माना गया। पुलिस रिपोर्ट को यहां पर आपको डेफिनेशन में दिख रहा होगा, पुलिस रिपोर्ट को यहां पर क्या नहीं माना गया? कंप्लेंट नहीं माना गया। जब भी पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराती है, जब भी पुलिस रिपोर्ट देती है अपनी, कहां पर? मजिस्ट्रेट को, जब भी वो अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके देती है, जैसे मैंने चार्ज के अभी डेफिनेशन में अभी आपको बताया था, क्या बताया था, पुलिस रिपोर्ट देती है और कब देती है? जब वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके देती है, जिसको हम चालान भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जब वो पुलिस रिपोर्ट देती है तो उसी दिन कोर्ट क्या करती है? अपने चार्ज फ्रेम कर देती है। वो तो तब देगी ना जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में जब कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई हो, ठीक है, तब होती है। लेकिन जब कोई पुलिस रिपोर्ट, तब अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। एक्सप्लेनेशन में पुलिस रिपोर्ट ही बताई गई है। एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ जाएगा पुलिस रिपोर्ट यहां पर कब इंक्लूड होगी एक कंप्लेंट, हम पुलिस रिपोर्ट को कब मानेंगे कंप्लेंट। एक्सप्लेनेशन आपको दिख रही होगी, मैं आपको समझा देता हूं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको क्या समझा रही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में सिंपली यह बताया गया है, जब भी कोई कंप्लेंट आती है और वो कंप्लेंट आती है, लेकिन वो कंप्लेंट जो हो रही है वो क्या हो रही है, जो वो कंप्लेंट हो रही है वो एक कंप्लेंट हो रही है किसके बेस पर? नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है, तो उसमें पुलिस रिपोर्ट को क्या मान लिया जाता है? एक उसको कंप्लेंट मान लिया जाता है। जब भी पुलिस रिपोर्ट हो रही जब भी पुलिस अपनी रिपोर्ट जमा कराती है, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन उसने की है, और अगर उसमें पाया जाता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल है, तो इस केस में उसको कंप्लेंट मान लिया जाएगा पुलिस वालों की तरफ से कि पुलिस ने यहां पर कंप्लेंट दी है अपनी, तो वहां पर पुलिस वाले को शामिल कर लिया जाएगा कंप्लेंट में, क्यों? कंप्लेनेंट में, ठीक है। उनको मान लिया जाएगा कि इन्होंने कंप्लेंट किया, तो उनको वहां पर कंप्लेनेंट समझा जाएगा। तो ये एक्सप्लेनेशन सिंपली यहां पर समझा रही है एक्सप्लेनेशन कब पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो सेक्शन 2 का आई क्लोज है, आई क्लोज यहां पर किस बारे में बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वे में कोई कम्युनिकेशन हो रही है, कोई बातचीत हो रही है,
कम्युनिकेशन से आप समझ रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन होती है वो किस तरह से हो सकती है कम्युनिकेशन, एक तो रिटर्न में हो सकती है, एक वर्बली हो सकती है, ठीक है, रिटर्न मतलब लिखकर, वर्बली मतलब बोलकर बातचीत करके, या फिर पिक्टोरियल जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे पिक्चर के थ्रू जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, या फिर वीडियो कंटेंट के थ्रू, जो वीडियो कंटेंट होता है, जो आप वीडियो देख रहे हो जैसे अब ये कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या मानेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मानेंगे, ठीक है, जहां पर हमको इन्फॉर्मेशन ले, जैसे आप मेरी वीडियो देखकर क्या ले रहे हो, एक इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, ये एक वीडियो कंटेंट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये 4 वर्ड होते हैं, इन 4 जो मैंने अभी आपको बताया, पिक्टोरियल, वीडियो कंटेंट, वर्बली, रिटन, तो ये कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होती है इन 4 तरीके से हो सकती है, ठीक है। ये 4 वर्ड हो गए जो कम्युनिकेशन के टाइप बताए थे एक किस्म से। और जो ये मैंने अभी 4 वर्ड आपको बताए हैं, इन 4 वर्ड को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ट्रांसमिट कर सकते हो। किस किस को, पर्सन टू पर्सन कर सकते हो, ठीक है, पर्सन टू पर्सन, या फिर डिवाइस टू पर्सन, डिवाइस से आप पर्सन के पास इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, या फिर पर्सन के थ्रू डिवाइस में आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हो, या फिर डिवाइस टू डिवाइस, डिवाइस से आप इंफॉर्मेशन कहां पर भेज रहे हो, दूसरे डिवाइस में भेज रहे हो। तो ये 4 मैंने आपको पॉइंट बताया किस तरह से आप ट्रांसफर कर सकते हो इन कम्युनिकेशन को, किसको, पिक्टोरियल, और एक वीडियो कंटेंट था, और एक वर्बल था, और एक क्या था, रिटर्न में। इन 4 वर्ड को जो मैंने अभी आपको बताया कम्युनिकेशन के, जो मैंने 4 टाइप आपको बताया, इन चारों को आप कैसे भेज सकते हो, पर्सन टू पर्सन, और डिवाइस टू पर्सन, पर्सन टू डिवाइस, और डिवाइस टू डिवाइस। ये 4 वर्ड मैंने आपको बताया, इस तरह से आप इनके बीच में क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। इनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन इनको हम यहां पर बोलेंगे। और जो यहां पर डिवाइस कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन से होंगे जिनके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस यहां पर इंक्लूड होंगे, मोबाइल फोन्स हो गए आपके, और जो कंप्यूटर हो गए, ठीक है, जो आप यूज कर रहे हो, कंप्यूटर, मोबाइल आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और आप इन्फॉर्मेशन भेजते भी हो, डिवाइस में भी भेजते हो, पर्सन को भी भेजते हो, ठीक है। और भी काफी जो वायरलेस जो होते हैं हमारे डिवाइसेस, ठीक है, काफी डिवाइसेस है आज के टाइम में, तो सेलफोन्स हो गए, टेलीफोन्स हो गए, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गए, ठीक है। और इसमें आगे बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो भी उन्हें अपने रूल में दिया गया है कि इनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस इसको मानेंगे, तो उसको भी हम क्या मानेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उसको वहां पर मानेंगे, जैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन में दिया है, ठीक है, जिसको माना है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करता है, जहां पर कम्युनिकेशन हो रही है इलेक्ट्रॉनिकली। तो इसको भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट करके दोबारा से देख लेना आप, अगर फिर भी आपको कोई इसमें डाउट होता है तो आपको दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको समझाने की क्या कोशिश की है, ठीक है। मैं दोबारा से एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, आप दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना। तो आगे चलते हैं, आगे जो हमारे सेक्शन 2 की जे क्लोज है, जे क्लोज में कौन सी डेफिनेशन देखिए, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से आपको समझ में आ रहा होगा हाई कोर्ट होते क्या है, आपने देखा होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होती है। एक स्टेट ले लेते हैं, हर एक, जैसे यूपी स्टेट ले लेते हैं, यूपी स्टेट में क्या होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। तो उनकी जो अपील होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई फैसला हुआ है सेशन कोर्ट से, तो सेशन कोर्ट से अगर कोई फैसला हुआ है तो उनकी अपील कहां पे जाएगी, ऊपर की कोर्ट में जाएगी, और ऊपर की कोर्ट कौन सी होगी, हाई कोर्ट होगी। तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट हमारे मतलब कि हायर लेवल की कोर्ट है, कहां पर, स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल पर हमारी हाई कोर्ट मानी जाएगी, जहां पर अपील जाती है स्टेट लेवल पर। और इस जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के अंडर सभी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है वो आती है, ठीक है, मतलब कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सभी किसके अंडर काम कर रही है, हाई कोर्ट के अंडर वैसे वो काम नहीं कर रही, लेकिन जो उनकी अपील है, उनकी अपील कहां पर जाएगी, अगर उनको ऊपर भेजना है तो वो जाएगी हाई कोर्ट में ही, ठीक है। और लास्टली आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट में जाती है, ठीक है। तो हाई कोर्ट यहां पर हम मानेंगे कि एक उच्च न्यायालय है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उच्च न्यायालय। तो हाई कोर्ट से आपको यहां पर हर एक स्टेट में मिलेंगे, जो हमारे इंडिया में हर एक स्टेट में आपको क्या मिलेंगे, हाई कोर्ट्स मिलेंगे। तो इसमें जो आपने देखा है, जो हमारा आई क्लोज है, इसमें हाई कोर्ट की भी डेफिनेशन दी गई है, और मैं इसमें 3 इसमें लाइन दी गई है। जो इसमें पहली लाइन दी गई है, वो पहली लाइन आपको दिख रही है, वो बता रही है इन रिलेशन टू एनी स्टेट,
मतलब कि स्टेट के रिलेशन में, तो उस स्टेट के रिलेशन में हाई कोर्ट होंगे उस स्टेट के लिए। ठीक है, हर स्टेट में आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे। जो पहली लाइन है यहां पर सिंपली यही बताने की कोशिश कर रहा है। और जो दूसरी लाइन है आई में ही, दूसरी लाइन यहां पर यह बता रही है यूनियन टेरिटरी के लिए, इन रिलेशन टू एनी यूनियन टेरिटरी टू विच द जुडिक्शन, तो उसकी जुडिक्शन कैसे एक्सटेंड होगी बाय लॉ। ठीक है, कहां पर, स्टेट में ही। मतलब कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मैं हरियाणा से हूं, तो हरियाणा में क्या है, हरियाणा में इसकी हरियाणा की हाई कोर्ट कहां पे है, हरियाणा की हाई कोर्ट तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। और वो कहां पे है, यूनियन टेरिटरी हमारी क्या है, चंडीगढ़। जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है और उसी यूनियन टेरिटरी में पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट है। ठीक है, तो चंडीगढ़ की भी वही होगी हाई कोर्ट, क्योंकि चंडीगढ़ के अंडर ही है। तो उसको हम हाई कोर्ट किस किस की मानेंगे, चंडीगढ़ की भी मानेंगे। जो यूनियन टेरिटरी हमारी चंडीगढ़, उसकी भी हाई कोर्ट वही लगेगी जो हायर को उसकी लेवल पे है। वो तीसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। तो जहां पर भी स्टेट होगा, ठीक है, तो स्टेट उसके अटैच में होगा, जो भी लॉ के अकॉर्डिंग बाय लॉ उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसकी हाई कोर्ट की जो जुडिक्शन है उसको वहां तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, तो जो उस यूनियन टेरिटरी की हाई कोर्ट वही मानी जाएगी उस स्टेट को। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जो कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की कहां पर है, हमारी हाई कोर्ट कहां पे, पंजाब एंड हरियाणा, यह है चंडीगढ़ में, यूनियन टेरिटरी में ये। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस एग्जांपल से भी। आगे बढ़ते हैं, इसकी तीसरी लाइन बता रही है यहां पर, यह भी यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है, यूनियन टेरिटरी से ही रिलेटेड है, इन रिलेशन टू एनी यूनियन टेरिटरी। तो यहां पर जो यूनियन टेरिटरी है तो भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होगी, जहां पर हम हाईएस्ट कोर्ट में क्या करेंगे, अपील करेंगे, तो उसको भी वहां पर उसकी हाई कोर्ट ही उसको समझा जाएगा। लेकिन हाईएस्ट कोर्ट यहां पर सुप्रीम कोर्ट नहीं माना गया, सुप्रीम कोर्ट को यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया हाईएस्ट कोर्ट, उसको हम हाई कोर्ट ही मानेंगे वहां पर। ठीक है, जो भी उसकी वहां पर जुडिक्शन में लगती है। तीसरा पॉइंट सिंपली यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहा है, जो भी उसकी हायर कोर्ट होगी, उस कोर्ट की जहां पर उसका कोई ऑर्डर आया है या फिर कोई डिसीजन आया है, तो उसकी जो हायर कोर्ट होगी वहां पर उसको हम क्या करेंगे, वहां पर हम उसको हाई कोर्ट ही समझेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी हायर कोर्ट है जहां पर वो अपील कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे हाई कोर्ट का मतलब यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, वैसे आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या फिर एडवोकेट हो तो आप अच्छे से इसको इजीली समझ जाओगे कि हाई कोर्ट का मतलब क्या है। यहाँ पर आप हाई कोर्ट में गए भी होंगे, हर जगह पे जो भी हर स्टेट में आपको दिखेगी हाई कोर्ट। मैंने आपको 10 डेफिनेशंस कंप्लीटली आपको अच्छे से डीपली जाकर आपको बता दी है, मैंने आपको थोड़ी शॉर्ट करके समझाई है। ठीक है, तो आपको इजीली आपको समझाने की कोशिश करी है ताकि आपको समझ में भी आए। अगर आपको फिर भी कोई इसमें डाउट होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जल्द से जल्द ज्वाइन होकर मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, जो आगे के डेफिनेशंस है हमारी, जो आगे की हमारी 10 डेफिनेशंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। 3 पार्ट में हमारी ये वीडियो होगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 3 पार्ट में हमारी वीडियो होगी। हमारा पहला पार्ट है, पहला पार्ट हमारा आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी पार्ट 2 पर होगी, जिसमें हम आगे की डेफिनेशंस को जानेंगे। तो मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। ओके बाय।